हाय, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने एरोमेटिसिटी एंड उसके रूल्स और उसके बेसिक जो टर्म्स थे एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इन सभी टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर अपन एरोमेटिसिटी पार्ट 2 जो कि अपना रूल्स पे डिपेंड होगा, ठीक है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं और किस उन रूल्स की वजह से कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं और कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं, इस बात का डिस्कशन आज अपन करेंगे। तो सबसे पहले रूल जो अपन ने कल रूल्स के अंदर पढ़ा था वो था हकल रूल। हकल रूल, ठीक है। तो बेसिकली जो हकल रूल होता है आपका वो होता है 4n+2 पाई, यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, उस केस के अंदर वो मॉलिक्यूल आपका हकल रूल को फॉलो करता है और वो मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। यहाँ पर आपकी जो n की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 7, 8 या फिर कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू अगर मान लीजिए, और यहाँ पे आपका अगर मैं n की वैल्यू मान लीजिए 0 लेता हूँ तो 4n+2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, अगर n की वैल्यू 0 लेता हूँ तो इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू 0 रखूँगा तो अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो आपकी n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आपके आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n की वैल्यू 4 रखता हूँ तो आपके आ जाएंगे 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं n की वैल्यू 5 रखता हूँ तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, या फिर 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, या 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, वो सभी मॉलिक्यूल्स आपके हकल रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और हकल रूल को अगर फॉलो करते हैं दैट मीन्स वो कंपाउंड आपके कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे। हालांकि इस केस के अंदर एरोमेटिसिटी के जो रूल्स होते हैं, प्लेनर होना, कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, साथ में कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, वो सभी रूल्स भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं। लेकिन हकल रूल से भी अपन एरोमेटिसिटी का पता लगा सकते हैं। अगर हकल रूल को कोई कंपाउंड फॉलो कर रहा है और साथ में एरोमेटिसिटी के अदर रूल्स को भी फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स वो कंपाउंड आपका श्योरली एरोमेटिक कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स या कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन। देखिए, जैसे ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक। इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये कार्बन भी आपका sp2 है, ये कार्बन भी आपका sp2 है, और ये कार्बन भी आपका sp2 है, क्योंकि इसके अंदर एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है। दैट मीन्स यहाँ पे तीनों कार्बन जो sp2 है, sp2 है, दैट मीन्स ये प्लेनर है। अब इस अगर ये अकल रूल को फॉलो करेगा तो ये आपका कंपाउंड क्या माना जाएगा, एरोमेटिक माना जाएगा। तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये आपका सिग्मा हो गया, ये आपका पाई बॉन्ड हो गया। इस पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मीन्स ये कंपाउंड आपका हकल रूल को फॉलो करेंगे, हकल रूल को फॉलो करता है, दैट मीन्स ये आपका कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, देखिए ये कंपाउंड लेता हूं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस में आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगी, और ये वाला इस तरफ हो जाएगा, ये नेगेटिव, इसकी तरह इंटीसी। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज था वो इस सिस्टम के अंदर, इस रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन में आ गया, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है वो 6 हो गई। 2
और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से आ रहे हैं। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे किससे आ रहे हैं, आपके लोन पेयर से आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल आपके पास कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ये आपके हकल रूल को फॉलो करेंगे। हकल रूल को फॉलो कर रहा है, साथ में प्लेनर भी है और कॉन्जुगेटेड भी है। ठीक है, इस केस के अंदर ये आपका कंपाउंड होगा एरोमेटिक। इस केस के अंदर आपका कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन देख सकते हैं दूसरे कोई कंपाउंड्स लाइक फ्यूरेन, पायरोल्स। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आता है डबल बॉन्ड से। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं एलपी से, आपके लोन पेयर से। दैट मीन्स यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये हकल रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। हकल रूल को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स एरोमेटिक है। ठीक है, बाकी सभी कंडीशंस प्लेनर कॉन्जुगेशन सब इसके अंदर अवेलेबल है, और एरोमेटिक रूल को भी साथ में क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स एरोमेटिक हो गया। ठीक है, इसके अलावा अपन फायरोल्स ले सकते हैं। ये आपका पायरोल होता है, इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल होता है। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन एलपी से आ गए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से आ रहा है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दैट मीन्स ये किसको फॉलो कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। और ये कंपाउंड आपका कैसा होगा, एरोमेटिक। ठीक है, इसके अलावा आप प्रोपेन ले सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे ट्रोपेन है। इस ट्रोपेन के अंदर इस अगर रिंग की बात करता हूँ तो इस रिंग के अंदर ये कॉन्जुगेशन में तो है, लेकिन ये वाला जो यहाँ जो है वो कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, क्योंकि डबल उसके बाद में देखिए यहाँ से कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो रहा है। ये आपका पाई बॉन्ड, ये आपका सिग्मा, फिर से पाई, फिर से सिग्मा, फिर से पाई और फिर सिग्मा। ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर अगर मैं सिर्फ इस रिंग की बात करता हूँ तो फिर से सिग्मा आ गया इस डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है, और आपकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो किसके अंदर डिफाइन की जाती है, रिंग के अंदर डिफाइन की जाती है। ये डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है, ये डबल बॉन्ड क्या है, रिंग से बाहर है। दैट मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूस 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। इस वजह से ये कंपाउंड क्या होता है, फिलहाल के लिए एरोमेटिक नहीं माना जा रहा है, क्योंकि रिंग से बाहर। लेकिन अगर मैं इसमें रेजोनेंस करवा दूँ इस तरीके से, अगर मैं इसमें रेजोनेंस करवा देता हूँ, ये डबल बॉन्ड यानी कि ये ऑक्सीजन अगर इस डबल बॉन्ड यानी कि स्पाइन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उस केस के अंदर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। देखिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपके क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके अंदर रेजोनेंस करेगा इस तरीके से, वो ईटीसी आपकी चलती रहेगी। ठीक है, ये रेजोनेंस इसके अंदर चलता रहेगा। अब इस रेजोनेंस की वजह से ये आपका कंपाउंड कैसा बन गया, एरोमेटिक बन गया। यहाँ पे सिस्टम कॉन्जुगेशन के अंदर भी है, प्लेनर भी है, साथ में हकल रूल को फॉलो करता है क्या, तो बिल्कुल सर करता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड से अवेलेबल है। ठीक है, और इस केस के अंदर अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स हकल रूल को ये क्या करता है, फॉलो करता है। हकल रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और आपका कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये आपका हकल रूल था जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिसिटी को डिफाइन करता है। अब अपना दूसरा रूल है क्रेग रूल।
देखिए क्रेग रूल जो होता है वो पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा अपना जो रूल है वो है क्रेग रूल। ये क्रेग रूल जो है इसकी कंडीशंस क्या है? पहला, ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स, नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स, यानी कि नॉन बेंजोनाइट का मतलब होता है नो बेंजीन रिंग। यानी कि क्रेग रूल जो होता है वो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर होता है जो पॉलीसाइक्लिक होने चाहिए, साथ में वो कंपाउंड कैसे होना चाहिए? नॉन बेंजीनोइड होना चाहिए, उनके अंदर बेंजीन रिंग अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन C2 एक्सिस, मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन C2 एक्सिस, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर C2 एक्सिस प्रेजेंट है उस केस के अंदर ही क्रेग रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है, पहली कंडीशन पॉलीसाइक्लिक होना चाहिए, साथ में कैसा होना चाहिए? नॉन बेंजोनाइट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, उस केस के अंदर आपको डबल बॉन्ड को काउंट करना होता है। काउंट द डबल बॉन्ड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन N से, एंड कैलकुलेट्स N-1 विन, ठीक है। यानी कि काउंट द डबल बॉन्ड्स, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं उनको काउंट कीजिए। उस डबल बॉन्ड्स को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर कैलकुलेट करने के बाद में आपको N-1 रूल अप्लाई करना है। अगर N-1 ओड नंबर आता है, अगर N-1 आपका ओड नंबर आता है तो आपका जो कंपाउंड होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। यानी कि N-1 आपने कैलकुलेट किया, अगर N-1 कैलकुलेट करने के बाद में जो आपका रिजल्टेंट नंबर है अगर वो ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो आपका कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। अगर N-1 आपका जो है इवन नंबर है, सम संख्या है, तो कंपाउंड आपका कैसा होगा? एरोमेटिक, ठीक। ये कंडीशंस आपके हो, ये दो कंडीशंस मस्ट है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। अगर आप क्रेग रूल अप्लाई कर रहे हो तो दोनों कंडीशंस मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद में उनके डबल बॉन्ड्स को काउंट कर लीजिए, उसमें से 1 लेस कर दीजिए। अगर नंबर, रिजल्टेंट नंबर आपका ऑड नंबर आ रहा है तो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होगा, और अगर रिजल्टेंट नंबर आपका इवन नंबर, दैट मीन्स सम संख्या आ रही है, तो आपका कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। ये आपका क्रेग रूल था, ठीक है। अब यहाँ पे एक C2 एक्सिस की बात की है तो अपन C2 एक्सिस को समझ लेते हैं कि C2 एक्सिस होती क्या है, ठीक है। देखिए C2 एक्सिस, ठीक है। C2 एक्सिस को सिमेट्री ऑफ एक्सिस भी बोलते हैं, सिमेट्री ऑफ एक्सिस, या फिर इसको रोटेशनल एक्सिस भी बोलते हैं। C2 एक्सिस के अंदर अगर आप किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हो, और 180 डिग्री रोटेट करने के बाद में अगर मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट होता है या आइडेंटिकल होता है, उस केस के अंदर आपकी C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है। यानी कि आपको मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमाना है। अगर मॉलिक्यूल 180 डिग्री घुमाने के बाद में आइडेंटिकल बन जाता है, या फिर मिरर इमेज बन जाता है, या इक्विवेलेंट बन जाता है, उस केस के अंदर आपका C2 एक्सिस क्या माना जाता है? प्रेजेंट माना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई मॉलिक्यूल है। अगर इस मॉलिक्यूल में मेरे को C2 एक्सिस प्रेजेंट करनी है तो मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से अगर बाइसेक्ट करता हूँ,
ठीक, 180 डिग्री। मैंने इस मॉलिक्यूल से एक इमेजिनरी एक्सिस पास की इस मॉलिक्यूल के अंदर, और इस मॉलिक्यूल में कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। ठीक है, यानी कि आपका C1 होगा कितने डिग्री पे, 180 डिग्री। अगर अब मैं इस मॉलिक्यूल को पास करता हूँ तो मॉलिक्यूल की मिरर इमेज मिलेगी मेरे को इस तरीके से। ये देखिए, अगर मैं इस कार्बन को C2 मान लेता हूँ और इस कार्बन को C1 मान लेता हूँ, तो अब जब ये मॉलिक्यूल 180 डिग्री पे घूमेगा, मिरर इमेज बनाएगा, उस केस के अंदर यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल होगा। देखिए 180 डिग्री रोटेट करने के बाद में मॉलिक्यूल दिख तो आपका सेम ही रहा है, मॉलिक्यूल आपका कैसा दिख रहा है, सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल क्यों नहीं है, यहाँ पर अगर C2 है तो यहाँ पर क्या है, C1 है, अगर यहाँ पे C1 है तो वहाँ पे क्या है, C2 है। दैट मीन्स मॉलिक्यूल दिखने में सेम है, मॉलिक्यूल दिखने में कैसा है, सेम है, बट आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल क्यों नहीं है कि जहाँ C2 था वहाँ अभी क्या है, C1 है, जहाँ पहले C1 था अभी वहाँ क्या है, C2 है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल को C2 एक्सिस पे रोटेट करूँ फिर से 180 डिग्री पे, फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको 180 डिग्री पे रोटेट करता हूँ। इस केस के अंदर मैंने इसको फिर से क्या किया, रोटेट किया C2। ठीक है, इस बार अपन ने कौन सा लिया, पहले अपन ने C1 लिया, इस बार अपन ने क्या ले लिया, C2 ले लिया। अगर अब मैंने C2 लिया है तो मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, फिर से इसी टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अब आपका मॉलिक्यूल कैसा बन गया, देखिए ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, यानी कि आपका फर्स्ट और थर्ड मॉलिक्यूल आइडेंटिकल, जबकि सेकंड आपका कैसा है, इक्विवेलेंट है। तो ये तो आपका हो गया इक्विवेलेंट, ये तो आपका ये हुआ है इक्विवेलेंट, और फर्स्ट और थर्ड आपके कैसे होंगे, आइडेंटिकल। फर्स्ट और थर्ड आपके कैसे होंगे, आइडेंटिकल है। तो ये आपकी है C2 एक्सिस, ये आपकी कैसी है, C2 एक्सिस। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इस तरीके से समझ लीजिए कि ये एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जो किसी मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर देती है। अगर बाइसेक्ट करने के बाद में मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज दिखते हैं, यानी कि अक्रॉस द पासिंग एरिया, यानी कि अगर मैं यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये वाला एरिया और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम है अक्रॉस द पासिंग एक्सिस। अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उस केस के अंदर आपकी C2 क्या मानी जाती है, प्रेजेंट मानी जाती है। C2 एक्सिस जो होती है एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। C2 एक्सिस कैसी होती है, इमेजिनरी एक्सिस। इस केस के अंदर आप ये मान के चलो कि अगर आपने कोई इमेजिनरी एक्सिस इस मॉलिक्यूल के बीच में से गुजारी, इसको बाइसेक्ट किया, जब बाइसेक्ट करेंगे तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगी दोनों साइड की, इस वाली भी और इस वाली भी, दोनों कैसे होनी चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। और इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, सेम स्ट्रक्चर मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये आपकी C2 एक्सिस है। अब वापस बात करते हैं क्रेग रूल की। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अपन कोई मॉलिक्यूल लेते हैं पेंटालिन, उसमें अपन पता करते हैं कि वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। ये आपका है पेंटालिन। ठीक, पेंटालिन की बात करते हैं। अगर मैं पेंटालिन को देखता हूं तो देखिए इसमें C2 एक्सिस दो प्रेजेंट है। एक तो ये वाली C2 एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस एक से ज़्यादा हो सकती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर भी देखिए C2 एक्सिस है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से बाइसेक्ट करता हूँ तो उसकी मिरर इमेज मिलेगी, ये वाली इस तरफ मिरर इमेज मिलेगी। और अगर मैं इसको यहाँ से बाइसेक्ट करता हूँ तब भी मेरे को मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट करने के बाद भी मॉलिक्यूल मेरे को मिरर इमेज दिख रही है। कैसे दिख रही है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 एटम है, यहाँ पर भी देखिए 1 2 और 3 एटम। अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल्स को देखता हूँ तो ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर ये और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है,
अब जब यहाँ पे इसका मीन होगा कि अगर दोनों मिरर इमेज दिख रही है, दैट मीन्स यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट है। यहाँ पे आपकी C2 एक्सिस क्या है, प्रेजेंट है। अगर C2 एक्सिस प्रेजेंट है दैट मीन्स अपना एक जो रूल है वो फुलफिल हो चुका है कि C2 एक्सिस प्रेजेंट है, साथ में ये नॉन बेंजीनोइड भी है क्योंकि यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग नहीं है। दैट मीन्स दूसरा रूल भी अपना फुलफिल हो गया, ये भी आपका फुलफिल हो चुका है। अब अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अपने को काउंट करने। तो देखिए डबल बॉन्ड कितने, 1 2 3 और 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने अपने पास में, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 4 है। इस टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ, इससे रिप्रेजेंट करता हूँ n से। अब n की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला अपने पास में n-1, ये फॉर्मूला लगाइए। n की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 4 है, -1। ओवरऑल अपने पास में नंबर कितना आया, 3। अब नंबर अपना कैसा है, ओड नंबर है, ठीक। और क्रेग रूल कहता है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू n-1 अगर ओड आती है तो कंपाउंड आपका कैसा माना जाएगा, नॉन एरोमेटिक। का कंपाउंड कैसा माना जाएगा, नॉन एरोमेटिक माना जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्रेग रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन ने के अंदर अप्लाई किया, पेंटालिन के अंदर अप्लाई किया, जिसके अंदर C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है, सिंस ये नॉन बेंजोनोइड भी है। जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अपन ने काउंट कर लिए, 1 2 3 और 4 है। और उसके बाद अपने को कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है n-1 की, जो कि आ गई आपकी 3 आ गई। और 3 आपका क्या होता है, ओड नंबर होता है। ओड नंबर आ रहा है दैट मीन्स आपका कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एजुलिन। ठीक है, एजुलिन। अगर मैं एजुलिन की बात करता हूँ, अगर मैं इसको इस जगह से बाइसेक्ट करता हूँ तो दोनों मिरर इमेज नहीं बन सकती है, ना इनके अंदर नंबर ऑफ एटम जो है सेम है, ना ये मिरर इमेज बन सकती है, ना बाइसेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको यहां से बाइसेक्ट करता हूं तो देखिए C2 एक्सिस प्रेजेंट है यहाँ, तो देखिए C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अगर मैं इसको यहाँ से बाइसेक्ट करता हूँ तो C2 एक्सिस प्रेजेंट है। देखिए 2 एटम यहाँ पे हैं, 2 एटम यहाँ पे, 1 एटम यहाँ पे, 1 एटम यहाँ पे, 1 एटम यहाँ, 1 एटम यहाँ। ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो मिरर इमेज भी बन रही है, ये मिरर इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट है, दैट मीन्स C2 एक्सिस प्रेजेंट, ठीक। C2 एक्सिस प्रेजेंट है, साथ में कंपाउंड आपका कैसा है, नॉन बेंजोनोइड है। कंपाउंड आपका नॉन बेंजोनोइड भी है। अब सिर्फ जब दोनों अपने रूल्स फुलफिल हो रहे हैं तो अपने को सिर्फ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स काउंट करने। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ओवरऑल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 5 है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से, मैं n की वैल्यू निकाल लूंगा। 5 - 1 ओवरऑल 4, ठीक। अब 4 आपका जो है वो इवन नंबर है, 4 आपका कैसा है, इवन नंबर है। और क्रेग रूल कहता है अगर इवन नंबर होगा तो कंपाउंड आपका कैसा होगा, एरोमेटिक हो। कंपाउंड आपका कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ये आपका एजुलिन है, यानी कि आपका जो एजुलिन है वो कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। दोनों रूल्स यहाँ पे फुलफिल होते हैं, C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है, नॉन बेंजोनोइड भी है। तो अपने को सिर्फ करना है टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, उसमें से फिर कैलकुलेटेड वैल्यू n-1 की निकाल लो। अगर इवन नंबर आ रहा है तो एरोमेटिक होगा, और अगर ऑड नंबर आ रहा है तो आपका कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। एक कंपाउंड और लेते हैं अपन इस मामले में, हेप्टालिन।
ये आपका हो गया हेप्टालिन। टोटल 7 कार्बन है इसके अंदर भी और उस रिंग के अंदर भी, दोनों के अंदर 7 कार्बन होते हैं। इस वजह से क्या बनती है, हेप्टालिन बनती है। अब अगर मैं हेप्टालिन को देखता हूँ तो देखिए इसके अंदर C2H6 2 बार प्रेजेंट है। एक तो ये वाली प्रेजेंट है, ये भी आपकी क्या है C2H6 प्रेजेंट करती है, साथ में एक ये भी आपकी C2H6 प्रेजेंट करती है, ये भी। अगर मैं इसको बीच में से काटता हूँ तो ये दोनों मिरर इमेज बनती है, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से बाइसेक्ट करता हूँ तो दोनों तरफ मिरर इमेज बन रही है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3 4 है, इधर भी कितने, 1 2 3 और 4 कार्बन, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक, अब बाइसेक्ट करो इसको। थोड़ी स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो गई थी, यहाँ से भी कटेगा ये C2H6 और ये भी आपकी क्या है C2H6 है, ठीक। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लीजिए, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हेप्टालिन है। ठीक, यहाँ पे C2H6 प्रेजेंट है, ठीक, नॉन बेंजीन ऑर्डर भी है, ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 है, 6 है, ठीक। n-1 कैलकुलेट कर लो, 6 - 1 तो 5 आ गया। 5 आपका ओड नंबर है, डेट मीन्स ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इन सिस्टम्स के 2 पाई 4 पाई 6 पाई और 8 पाई सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा और कौन सा सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक होगा। थैंक यू सो मच।